ठीक है यार, तो पिछला चैप्टर जो था हमारा ईएमआई, और ईएमआई की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी एसी जनरेटर की। तो उसमें हमने एक डिवाइस बनाया था जो तुमने ऑलरेडी अपने घरों में देखा होगा, एसी जनरेटर। वो एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमने एक डिवाइस बनाया जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं कि दो तरह के जो हमारे करंट्स होते हैं वो कौन से करंट होते हैं। पहला एक करंट होता है डायरेक्ट करंट, और दूसरा एक करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। दिस इज यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल, बट ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। एक बार ये पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। सो यू कैन से दिस इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी नहीं, बेसिकली दिस इज बाय डायरेक्शनल। बाय मतलब दो डायरेक्शंस, मल्टी मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस, बाय मतलब दो डायरेक्शंस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। या सो अगर तुमने डायरेक्ट करंट कभी ऑलरेडी देखा होगा, सो डायरेक्ट करंट विल बी लाइक दिस। अब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। डायरेक्ट करंट कैन बी लाइक दिस, द मैग्नीट्यूड कैन चेंज, लेकिन डायरेक्शन कभी इसकी चेंज नहीं होगी। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, तुम्हारी डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। या सो इसमें तुम्हारी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। एंड दिस काइंड ऑफ करंट is what we call as an alternating current. अब ये जो डायरेक्ट करंट है ऊपर, इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा पॉजिटिव साइकिल में ही रहे। इवन दिस इज अ डायरेक्ट करंट। हमने देखा ना, हम किसी सर्किट में बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते थे। ये हमारे पास एक डायरेक्ट करंट आ रहा है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं, नाउ अब भी तुम्हारे पास डायरेक्ट करंट ही आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में करंट फ्लो कर रहा था यहां से, सेकंड वाले केस में करंट फ्लो करेगा राइट से। तो फर्स्ट वाले केस में तुम्हारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, सेकंड वाले केस में तुम्हारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, लेकिन है ये दोनों ही डायरेक्ट करंट्स, बिकॉज ये दोनों ही यूनिडायरेक्शनल हैं, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम तीसरे वाली डायग्राम एक बनाएं जिसमें एक रेजिस्टेंस के साथ तुमने एक मान लो ट्रांसफार्मर लगा दिया या फिर एक एसी जनरेटर लगा दिया। अब अगर रेजिस्टेंस के साथ तुमने एक एसी जनरेटर लगा दिया तो एसी में वोल्टेज किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब तुम सोच के देखो, कभी साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कभी साइन थीटा नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और ये कितनी बार डायरेक्शन चेंज करती है आपने, जो तुम्हारे घर में जो करंट आता है ना 220 वोल्ट का, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम से कम 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 50 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव, एक सेकंड में 50 बार नेगेटिव। मतलब कि एक सेकंड में 50 बार करंट फ्लो करेगा लेफ्ट की तरफ, एक सेकंड में 50 बार करंट फ्लो करेगा राइट की तरफ। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है जो तुम्हारे घर में ये जो 220 वोल्ट के ईएमएफ आती है। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो डायरेक्शनल, ये जो डायरेक्ट करंट होता है विच इज यूनिडायरेक्शनल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। हम सिंपली एक बैटरी लगा देंगे तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दिस इज यूनिडायरेक्शनल करंट। आज की इस क्लास में ये जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें हम बात करेंगे इस तरह के करंट की जिसमें ईएमएफ इस तरीके से जनरेट हो रहा है दैट ईएमएफ इज चेंजिंग डायरेक्शंस एवरी सेकंड। एक सेकंड में 50 बार ईएमएफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
तो ऑब्वियसली करंट भी 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. योर करंट वुड बी इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, where I naught is the maximum value of current. You can say I naught is equal to V naught divided by resistance. Right? ये सारी चीजें हमने एसी जनरेटर वाली क्लास में की थी. एसी जनरेटर में हमने देखा था that voltage is equal to V naught into sin omega t and current is equal to I naught into sin omega t, where I naught is the maximum value of current and V naught is the maximum value of voltage. And the maximum value of current is equal to the maximum value of voltage divided by resistance, or in other words you can say resistance is equal to maximum voltage divided by maximum current. इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो. राइट? सो यार अब ना अब एक बहुत ही एक फंडामेंटल सी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने. अब तक जो हमारे सारे सर्किट्स थे, हमारे सारे सर्किट्स में क्या हो रहा था? डीसी करंट था. डीसी करंट में क्या हो रहा है कि एक बार तुमने बटन दबा दिया, एक बार तुमने स्विच ऑन कर दिया, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करता है. मान लो हम इसको बोल दें कि ये 3 एम्पियर करंट है. हम यही करते थे ना पिछले वाले चैप्टर्स में कि फाइंड करंट में हम निकाल देते थे करंट इज 3 एम्पियर. अगर तुम बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो करंट इधर फ्लो करने लग जाएगा, लेकिन करंट की वैल्यू सेम रहेगी. करंट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर. तो अब यार एसी वाले चैप्टर में ना एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है कि हम सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर या फिर करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, हम करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. हम सीधा सीधा ये बोल नहीं सकते क्योंकि करंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम. बिकॉज करंट इज इक्वल टू I is equal to I naught into sin omega t. पिछले वाले केस में सिंप्लिसिटी क्या थी? अब तक के चैप्टर्स में क्या हो रहा था? बैटरी वाज 6 वोल्ट, सीधा बैटरी 6 वोल्ट. भाई ठीक है, यहाँ पे अगर बैटरी चेंज भी करनी है, बैटरी मान लो 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, लेकिन वोल्टेज तो फिक्स होगी ना. ईएमएफ तुम्हारे ड्राई सेल का हमेशा फिक्स होता है. लेकिन इस वाले चैप्टर में मेन हमारी प्रॉब्लम क्या आएगी? ये जो तुम ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो हाउस होल्ड तुम्हारे ईएमएफ आता है ना घरों में, वो इस तरीके से आता है एसी. और ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हर सेकंड एक डिफरेंट ईएमएफ आ रहा है तुम्हारे पास. उस डिफरेंट ईएमएफ की वजह से हर सेकंड तुम्हारे पास एक डिफरेंट करंट आ रहा है. तो अब तुम क्या ही बताओगे करंट कितना फ्लो कर रहा है? अब कुछ बता नहीं सकते ना करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, क्योंकि करंट की वैल्यू एवरी सेकंड चेंज हो रही है. और एवरी सेकंड तो क्या, एवरी सेकंड में 100 बार चेंज हो रही है. सोच के देखो तुम. फ्रीक्वेंसी इज 50 हार्ट्स. अगर हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हार्ट्स का मतलब समझ रहे हो? 50 हार्ट्स मतलब दिस इज 1 साइकिल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल. ये बन गया दूसरा साइकिल, ये बन गया तीसरा साइकिल. ये छोटा बड़ा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एसी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है. इस तरीके से तुम्हारे ये 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 50 हार्ट्स का मतलब इस तरीके से 50 साइकिल बनेंगे इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हार्ट्स का मतलब है there will be 50 cycles, 50 full cycles in 1 second. 50 cycles in 1 second का मतलब है एक साइकिल में तुम्हारी वोल्टेज 2 बार जीरो हो रही है. वोल्टेज या करंट मतलब कि एक सेकंड में तुम्हारी जो वोल्टेज है, एक सेकंड में एक साइकिल में वोल्टेज 2 बार जीरो हो रही है. एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं. 50 साइकिल में तुम्हारी वोल्टेज 100 बार जीरो हो जाएगी. मतलब कि एक सेकंड में ऐसे 100 मोमेंट्स आएंगे when your current will be equal to 0 because your voltage is equal to 0. लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता.
जो तुम्हारा बल्ब जल रहा होता है ना, एक बार तुमने बल्ब का बटन दबा दिया जैसे, ठीक है, मेरे मेरे कमरे में ट्यूबलाइट चल रही है इस समय, ये ट्यूबलाइट 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रही है। ये ट्यूबलाइट 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रही है, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा यार, तो ये 100 बार कब बंद हो गई है? एंड दिस इज बिकॉज इसके बंद होने की और उसके बाद दोबारा स्टार्ट होने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं वो मिस कर देता हूं हर बार, है ना, हर बार मैं उस चीज को मिस कर दे रहा हूं कि ये 100 बार कब बंद हुई, क्योंकि वो इतनी तेज बंद होके दोबारा से चल गई कि मेरे को ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये 100 बार कब बंद हो गई है। लेकिन जो हाउस होल्ड में हमारे पास वोल्टेज आती है दैट इज 220 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। अब एक फंडामेंटल सा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि यार अगर ये वोल्टेज इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, योर वोल्टेज इज V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर करंट इज I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो हम करंट की वैल्यू ले तो ले क्या? करंट तो हर सेकंड चेंज हो रहा है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम। The new concept is average value of time. अब क्योंकि करंट हर सेकंड चेंज हो रहा है, करंट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो मतलब हम करंट की एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो करंट की एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से। और अगर करंट तुम्हारा हर सेकंड चेंज हो रहा है तो करंट की एवरेज वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे? आई बार। ये तुमने मैथमेटिक्स में भी किया होगा ना, मान लो तुम्हारे पास कुछ एंटिटीज हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन लाइक दिस, अगर तुम्हें एवरेज निकालना है x का तो हम इसको लिखते हैं x बार, ठीक है, तो इसको हम आई बार लिखेंगे, आई एवरेज को। या फिर इसका एक और सिंबल होता है जो कि हम फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुम आई को तुम इस तरह की ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दो, दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ऑल राइट, सबसे पहले तो यार एवरेज अगर तुम्हें निकालना है करंट का, तो अगर तुम्हें करंट निकालना है किसी भी टाइम पे, कैन यू से दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी टाइम पे, उसको हम बोलते हैं करंट। बट दिस करंट इज एक्चुअली योर इंस्टेंटेनियस करंट। ये तो किसी भी टाइम पे हो गया ना, डी ऑफ क्यू। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन अगर मान लो तुमको निकालना है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना करंट फ्लो कर गया, तो उसके लिए हम निकालेंगे एवरेज करंट, एंड दैट एवरेज करंट विल बी, मान लो हमें 3 सेकंड के लिए निकालना है, 3 सेकंड का एवरेज करंट, 3 सेकंड का एवरेज करंट वुड बी चार्ज दैट हैज फ्लोन इन 3 seconds डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 seconds, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, हमने इंस्टेंटेनियस करंट को क्या लिखा था? I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, राइट। यहां से हम ये लिख सकते हैं दैट डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, छोटा सा करंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं दैट टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो Q की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी।
और टाइम को मैं सिंपली लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dt. So your average value of current can also be represented like this. ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें इस चैप्टर में काफी ज्यादा काम आने वाला है. ठीक है, अगर कोई भी चीज मान लो टाइम के साथ वेरी कर रही है, लेट्स से एनी फंक्शन, लेट्स से y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो तुम्हें मान लो y की एवरेज वैल्यू निकालनी है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स. तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. इसको तुम इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दो 0 to 3, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ओके okay? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये शुरू शुरू में, क्योंकि पहली बार हम इस तरीके से कर रहे हैं. एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हारा काफी आसान पड़ जाएगा. सो लेट्स से योर करंट, ओके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको. Let's say the value of current is, so current is a function of time now. Okay, so let's say your value of current is 4t cube. Find, अब ये करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, पहले सेकंड करंट फ्लो करेगा कुछ और, दूसरे सेकंड करंट कुछ और, तीसरे सेकंड कुछ और. आई वांट यू टू फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स. पहले 5 सेकंड के अंदर तुम्हें निकालना है एवरेज करंट. तो एवरेज करंट तुम किस तरीके से निकाल सकते हो, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट विल बी इक्वल टू, यू कैन इंटीग्रेट I dt and the limits will be from 0 to 5 divided by you integrate dt and the limits will be from 0 to 5. So I dt is what? Integration of 4t cube dt divided by integration of dt. इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, 4t cube dt का इंटीग्रेशन वुड बी 4 into t raised to the power 4 by 4, that is equal to t raised to the power 4. इसकी लिमिट्स हैं 0 to 5 divided by time, limits is 0 to 5, which is equal to 5 raised to the power 4 minus 0 divided by 5 minus 0, which is equal to 5 cube, which is equal to 125 ampere. कुछ नहीं किया मैंने, लिमिट्स पुट किए. 5 raised to the power 4 minus 0 raised to the power 4 divided by 5 minus 0, which is equal to 5 raised to the power 4 divided by 5, which is equal to 5 cube. The important aspect is, तुम्हें ये याद रखना, if current is given as a function of time और तुम्हें एवरेज करंट निकालने को बोल दिया जाए, दिस एवरेज करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय डी टी. ठीक है, ये मैंने बीच में तुम्हें ऐसे ही बता दिया. थैंक यू फॉर द थम्स अप. सो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. सो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. लेट मी मेक सम स्पेस. ओके, सो लेट से तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से. ये एसी करंट है. ठीक है, वोल्टेज इज V is equal to V naught into sin omega t and your current is flowing like this. This is the current wave where your current, यहाँ पे तुम्हारा T and this is your I and your current is I naught into sin omega t where I naught is the maximum value of current. ठीक है जी. So in this particular case, मान लो हम एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं फॉर वन फुल साइकिल.
इस पूरे फुल साइकिल में, ओके, यहां पे हम लिखते हैं फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अब तुम्हारे हिसाब से क्या होगी? फुल साइकिल में क्या हो रहा है? आधे टाइम करंट पॉजिटिव हो रहा है, फिर आधे टाइम करंट नेगेटिव हो रहा है। मतलब जितनी बार करंट तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है उतनी बार करंट तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है। दैट मींस फॉर द फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 0 एम्पेयर, राइट? क्योंकि जितनी बार पॉजिटिव उतनी बार नेगेटिव। ठीक है जी। तो फुल साइकिल में बात करने का तो कोई फायदा मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि फुल साइकिल में जितनी बार करंट पॉजिटिव उतनी बार करंट नेगेटिव, सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी, ये ओए नहीं है, दिस इज 0 एम्पेयर। तो फुल साइकिल में बात करने का ज्यादा मेरे को फायदा लग नहीं रहा है। हम बात करते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब कि सिर्फ ये वाला, लेट्स से ओनली द पॉजिटिव हाफ। So for only the positive half, if value of current is equal to I naught into sine omega t, in that case, your average current will be equal to 2 times I naught divided by pi. Your average current will be equal to 2 times I naught divided by pi, and this is not only true for the current, this is also true for any sine wave. मान लो यहां पे टाइम के साथ तुम्हारा ईएमएफ होता, which is going like this. So this v is equal to v naught into sin omega t. मान लो ये भी साइन वेव है। इसकी अगर मैं ऊपर वाली हाफ साइकिल ले लूं, इस ऊपर वाली हाफ साइकिल में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ v, दैट मींस you calculate v average. So this v average would be equal to 2 times v naught divided by pi, where v naught is the peak value of EMF. ठीक है, सब सही समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा यार, एक बात बताओ, अभी हमें हाफ साइकिल का तो क्या करना? अगर हमें हाफ साइकिल की स्टडी करनी होती फिर तो हम डीसी करंट ना पढ़ लेते, फिर तो हम बैटरी लगा देते, उसमें बढ़िया हाफ हाफ साइकिल ही आता है उसमें, है ना? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती करंट की, बढ़िया मजा आता है उसमें। लेकिन अब हमने एसी जनरेटर बनाया, जो कि एक हमने ऐसा डिवाइस बनाया जो कि एसी करंट दे रहा है। तुम्हें पता है कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी ये थॉमस अल्वा एडिसन और कौन था ये, निक टेस्ला, या? So Tesla was a very poor guy, you know. जब थॉमस अल्वा एडिसन, he was a very famous scientist उस समय के। तुमने टेस्ला का नाम भी नहीं सुना होगा, ये तो आजकल जो फेमस हो गए टेस्ला, इनका नाम सुना है गाड़ियों की वजह से। लेकिन उस टाइम पे पिछले 100 साल में जो नाम चलता आ रहा है वो सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन का नाम चलता आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने लाइट बल्ब बनाया, लेकिन जो मेन रेवोल्यूशन थी वो तो टेस्ला लेके आए थे ना यार। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो बोल रहे थे कि डीसी करंट, बोले भाई हम डीसी करंट चलाएंगे, पूरी दुनिया में डीसी करंट फैलेगा और डीसी करंट से ही पूरी दुनिया में लाइट आएगी। तुम सोच के देखो, आज अगर तुम्हारे घरों में सिर्फ डीसी करंट हो रहा होता, छोटे छोटे सेल होते आज तुम्हारे घरों में, तो हम आज भी लालटेन लेके घूम रहे होते हैं ना। वो तो थॉमस अल्वा एडिसन की लैब में नौकरी लेने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम था टेस्ला। ही वॉज द गाय, यू नो, ही वॉज रेवोल्यूशनिस्ट। वो बोल रहा था कि यार डीसी करंट बहुत छोटा होगा, हमें एसी करंट जनरेट करना पड़ेगा जो कि करंट फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन भाई साहब, उनकी रेपुटेशन का सवाल था, तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब ऐसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने बोला कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इससे खतरा हो सकता है, लोग मर सकते हैं। और एक्चुअली में, यू नो, टू टेल यू द वेरी ट्रूथ, जब इस पे काम चल रहा था एसी पे, देयर वर मेनी पीपल हु डाइड व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस एसी। जब जनरेट करने की कोशिश हो रही थी, जब खंबे वंबे बन रहे थे शुरू में, देयर वर मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल in the pursuit of producing AC in a controlled way. तुम सोच के देखो यार, एक एक ट्रांसफार्मर में से बिजली आ रही है जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा एसी घूम जाता है,
तुम्हारा पूरा का पूरा गीजर घूम जाता है। कभी गीजर को खोल के देखना, कितनी बड़ी मोटर लगी होती है, पीछे से तुम्हारे करंट आ रहा है, करंट का मतलब एनर्जी आ रही है, इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है, वो तुम्हारे पूरे के पूरे गीजर को घुमा देगी। ठीक है, अब तो ये कंट्रोल्ड वे में आ रही है। ठीक है, अब तो तुम्हारे पास बहुत ही आसान तरीके से आ रही है, हम बटन दबाते हैं एसी चल जाता है। लेकिन जब इसको शुरू किया गया था, जिस पहले बंदे ने जिसने एसी चलाया होगा, इट्स नॉट एन इजी गेम, बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है एसी के साथ खेलना। दैट इज व्हाई मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बिगिनिंग, जब एसी पे काम हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली आज की डेट में तुम्हें पता है, एसी इज मोर सक्सेसफुल देन डीसी। डीसी तुम सिर्फ यूज करते हो अपने प्ले स्टेशन वाले वीडियो गेम्स खेलने में, और एसी को तुम इस्तेमाल करते हो ऑलमोस्ट इन एवरी डैम थिंग दैट यू यूज। यस, इसका मतलब ये हाफ साइकिल का एनालिसिस करने का तो कोई फायदा नहीं है। हमें पता चल गया हाफ साइकिल की जो करंट की एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। लेकिन हाफ साइकिल की हम स्टडी करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम स्टडी करें पूरे साइकिल की, ऊपर वाली साइकिल भी, नीचे वाली साइकिल भी। लेकिन अगर हम पूरी साइकिल ले लें तो इसका एवरेज करंट आ जाता है 0। लेकिन मैं बेसिकली ना काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं कि एवरेज वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि ये नीचे वाली वैल्यू को भी किसी तरीके से ना हम पॉजिटिव कर दें। तो नीचे वाली वैल्यू को पॉजिटिव करने का एक आसान सा तरीका क्या है, हम आई का मीन निकालने की बजाय ना हम आई स्क्वायर का मीन निकालते हैं। आई स्क्वायर का मीन निकालने से क्या होगा, नीचे वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से तुम्हारे पास करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। वैसे तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, लेकिन मैं कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा हूं। मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा करंट था यहाँ पे 0, बाद में तुम्हारा करंट बन गया 2 एम्पेयर, बाद में तुम्हारा करंट बन गया 4 एम्पेयर, बाद में बन गया 6 एम्पेयर, बाद में बन गया 8 एम्पेयर, बाद में बन गया 10 एम्पेयर। लेट्स से दिस 10 एम्पेयर इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। उसके बाद तुम्हारा करंट कम होके बन गया 8 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, फिर 0। करंट यहाँ पे पहुंच गया 0। उसके बाद नीचे करंट फ्लो करने लग गया। लेट्स से करंट बन गया -2 एम्पेयर, -4 एम्पेयर एंड सो ऑन अप टिल -10 एम्पेयर। उसके बाद करंट बन गया -8 एम्पेयर, -6 एम्पेयर एंड सो ऑन अप टिल 0। तो हमने सोचा कि अगर यार हम यहाँ पे सीधा सीधा करंट का मीन ले लें, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि जितनी बार पॉजिटिव उतनी बार नेगेटिव, तो सीधा सीधा मीन लेने का कोई फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, स्क्वायर्स का मीन ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर्स चेक करूं तो स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव। पहले 0, देन 4, देन 16, देन 36, 64, 100। उसके बाद 64, 36, 16, 4, 0। उसके बाद -2 का स्क्वायर 4, 16, 36, 64, 100। उसके बाद दोबारा से फिर 64, 36, 16, 4,0। बढ़िया ना, स्क्वायर्स ले लिया हमने। करंट का मीन लेने की बजाय करंट के स्क्वायर का मीन ले लिया। तो करंट के स्क्वायर का हमने मीन निकाल लिया कुछ इस तरीके से, और हमने सोचा कि यार ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये वैल्यू को इस्तेमाल करना थोड़ा प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि हमने करंट का स्क्वायर कर रखा है ना। ये वाली वैल्यू तो आ नहीं रही है हमारे पास करंट की, हमारे पास तो करंट की छोटी वैल्यू आ रही थी, है ना, जो कुछ 10 के आसपास आएगी। लेकिन हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, हमें मॉड चाहिए था। तो एक ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके इसका मीन निकाल के फाइनली इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहले क्या किया, हमारे पास करंट की वैल्यूज आ गई, तो हमने करंट की वैल्यू से करंट के स्क्वायर की वैल्यूज निकाल ली। करंट के स्क्वायर की वैल्यूज का हमने मीन निकाल लिया, और वो जो मीन निकला उसको हमने रूट निकाल लिया, और इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसको
पढ़ने का तरीका उल्टा है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले तुमने करंट की वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद उन वैल्यूज का तुमने मीन निकाल लिया, मीन निकालने के बाद उस वैल्यू का तुमने रूट ले लिया, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इन शॉर्ट दिस इज आल्सो कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। This is also called the root mean square value of current. In other words, this is also called the RMS value of current. And for your surprise, जो तुम्हारे घर में वैल्यू आती है 220 वोल्ट, हाउस होल्ड जो तुम्हारी वोल्टेज इंडिया में आती है 220 वोल्ट, this 220 volt is the RMS value of the voltage. This is not the peak value of the voltage, this is the RMS value of the voltage. अगर मान लो तुम्हारे हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आ रही है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये वेव्स का साइज कभी ज्यादा कर दे रहा हूँ कभी कम कर दे रहा हूँ इंटेंशनली, बिकॉज तुम्हारे घर में ये जो वोल्टेज आती है ये कांस्टेंट नहीं आती 220 वोल्ट पे, है ना। जो एसी के साथ, जो हमारा स्प्लिट एसी लगा होता है ना, उसके साथ एक स्टेबलाइजर लगा होता है, कभी स्टेबलाइजर के अंदर झांक के देखना, वहां पे कभी कभी वोल्टेज आ रही होती है। तो वो वोल्टेज कभी कभी ध्यान से देखना, ठीक है, उसको 5 मिनट देखते रहना, वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, कभी आ गई तुम्हारी 210 वोल्ट, कभी आ गई 115 वोल्ट, कभी आ गई 180 वोल्ट, इस तरीके से फ्लक्चुएट करती है। कभी कभी तुम देखोगे 290 वगैरह पे भी पहुंच जाती है वो चीज। वोल्टेज कभी कभी तुम्हारे घर पे 290 वोल्ट आ जाती है, मतलब कि ये जो पीक है, दिस पीक इज नॉट इक्वल टू 220। 220 तुम्हारी किस चीज की वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS voltage. Root mean square value of voltage is 220 volts. And तुम सोच रहे होगे कि यार तो पीक वैल्यू कितनी है? Just to give you the relationship, let's say the voltage is given by peak value of voltage into sine of omega t. तो इसमें जो तुम्हारी RMS voltage आती है ना, RMS voltage is given by peak value of voltage divided by under root of 2. RMS value of voltage is peak value divided by under root of 2. And this is not just true for voltage, this is true for any sine wave. Let's say your current was I naught current is, let's say, I naught into sine of omega t. So इसमें तुम्हारी करंट की जो RMS वैल्यू आएगी, this RMS value would be the peak value of current divided by under root of 2. ठीक है, तो जब भी हम किसी सर्किट की बात करेंगे, मान लो हमने कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस लगा रखा है और उसके साथ हमने AC वोल्टेज लगा रखी है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो हम अगर बोलेंगे कि इस AC की वजह से जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। अब तुम्हें पता है कि यार AC की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लक्चुएट करेगा, एक सेकंड में 100 बार फ्लक्चुएट करेगा, है ना। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर का मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है दैट I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, देन दैट मींस दिस I इज द RMS value of I, that is the root mean square value of current is 3 ampere. आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, जो इंडिया में जो घरों में वोल्टेज आती है, दैट मींस हमारे घरों में जो हाउस होल्ड वोल्टेज आती है, उसकी पीक वैल्यू कितनी है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो इंडियन घरों में आती है।
find the maximum value of voltage जो इंडियन घरों में आती है. You have 2 minutes to do this question. Please try. ओके, मेरे ख्याल से 2 मिनट बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए. ऑलरेडी हो गया होगा तुमसे यार. अगर नहीं हुआ तो प्लीज वॉच. हमें ये पता है कि इंडियन घरों में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है दैट इज 220 वोल्ट. और हमें ये भी पता है जो इंडियन घरों में वोल्टेज आती है दैट वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. दैट मीन्स the root mean square value is peak value divided by under root of 2. That means 220 is equal to peak value divided by under root of 2. That means peak value should be equal to 220 multiplied by under root of 2, which is equal to 220 into 1.414. अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 311 वोल्ट. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज तुम्हारे घर पे आ सकती है दैट इज 311 वोल्ट. 220 वोल्ट इज नॉट द पीक वैल्यू, दिस इज द आरएमएस वैल्यू. तो को तुम्हारे घर में जो स्प्लिट एसी लगे ना उसके साथ जो स्टेबलाइजर लगे उसको देखना ध्यान से. उसको तुम बड़ी आराम से 5-10 मिनट देखते रहना. यू विल नोटिस कभी कभी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 300 के आसपास चली जाती है. अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें 300 से ऊपर वाला नंबर भी देखने को मिल जाएगा, 305 वोल्ट, 310 वोल्ट. एंड द मैक्सिमम अप टू विच दिस वोल्टेज कैन गो इज 311 वोल्ट. All right. So this was the first class of chapter number 7, alternating current.